ऑल राइट पीपल, फास्ट ट्रैक बैच जो कि मैंने आपको बोला था आ चुका है। दिस इज लेक्चर नंबर 1, बेस बिल्डिंग क्लास। अब हम सीधे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स की बातें नहीं करने लग जाएंगे। हमको ऑडिट का एक बेस बिल्ड करना है। बेस बिल्ड करने में आपको ये लगेगा कि सर ये फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, ये सर ये तो काफ़ी डिटेल्ड बैच है। लगना भी चाहिए, क्योंकि बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो वो जो फास्ट ट्रैक बैच में थोड़ी सी मेरे को स्पीड पकड़नी है टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो मज़ा नहीं आएगा। मेरे को नहीं पता कि तुम्हें कितना आता है, और मेरे को तो ये पता है कि अगर तुम ये फास्ट ट्रैक बैच देखने आए हो तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो कंसेप्ट में दिक्कत है, कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कीवर्ड्स याद नहीं हो रहे, तो ये प्रॉब्लम्स है तुम्हारे साथ में। तो इस लेक्चर नंबर 1 की इंपॉर्टेंस को समझो, ये तुम्हारा एक बेस बिल्ड करेगा भाई ऑडिट क्या होती है, क्यों ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट से क्या चीज़ें निकलेगी। बड़े बड़े वर्ड्स अपन समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मिसस्टेटमेंट क्या होता है, मटेरियलिटी क्या होता है। ये एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है क्या भाई, ये चीज़ तुम पढ़ते तो रहते हो पर तुम्हें पता नहीं है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या चीज़ है। तो ये एक बेस बिल्डिंग क्लास है। सर इसके नोट्स पीडीएफ सर को दिख ही नहीं रहा, नहीं मिलेगा। ये तुम्हें हैंड रिटन बनाने हैं। ये नोट्स मेरे हैंड रिटन अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, बट आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। मैं अगर आपके लिए कुछ चीज़ें लिखूँगा तो आपका भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उस चीज़ को खुद से लिखो। अब प्रॉब्लम क्या होती है ऑडिट में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है तुम्हें कि सर हमारी रिटन प्रैक्टिस नहीं होती, तो तुम उसके लिए टेस्ट देते हो। अरे टेस्ट देते हो वो तो एक बेस्ट चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मेरे साथ में रिटन प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 बेस बिल्डिंग क्लास है हमारी। पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट नंबर 1। भाई ऑडिट है क्या, ये ऑडिटिंग क्या कंसेप्ट है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। लेक्चर नंबर 1 काफ़ी स्लो चलेगा, आप स्पीड को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये काफ़ी बिल्कुल मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि भाई आपको कुछ आता भी है या नहीं आता, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इट विल बी फ्रॉम वेरी बेसिक। ठीक है, तो बात करते हैं ऑडिटिंग की। लेट्स से अपन कुछ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये है मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। ओ, ये है शेयर होल्डर्स। सर एक ही है क्या, नहीं नहीं बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये है शेयर होल्डर्स। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड क्या करता है, बिजनेस प्रॉपर तरीके से बिजनेस रन करता है। ठीक है, अच्छा, बिजनेस रन के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूँ, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, शेयर होल्डर ने तो शेयर्स खरीद रखे, ओनर्स है, काम मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये शेयर होल्डर्स थोड़े से, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा डरे हुए है, डर का माहौल है कि यार ये मैनेजमेंट लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, एक प्यारे से इंसान को अपॉइंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑडिटर। अच्छा, ये ऑडिटर के लिए एक बेसिक बात बताता हूँ, ये सीए होते हैं और इन प्रैक्टिस होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होते हैं। तुमने सुना होगा ना भाई, जो सीए का ऑफिस खोल के बैठे हैं ये वही लोग हैं बेसिकली। ठीक है, इनके बारे में भी अपन बातें करेंगे। अब ये ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ऑडिटर बेसिकली एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन करेगा और अपनी वर्किंग करेगा। ठीक है, मैं टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा कि ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट एविडेंस उस पे नहीं जा रहा अभी। बस एक अपनी वर्किंग करेगा, डिटेल चेकिंग करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। शेयर होल्डर खुश हो गए, यार एक चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए इन प्रैक्टिस है, वेल क्वालिफाइड पर्सन है, ये डिटेल एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, और डिटेल एग्जामिनेशन करके अपना ओपिनियन देगा, फोकस ऑन द वर्ड ओपिनियन देगा। ठीक है, इतनी बेसिक बात समझ में आई।
ठीक है, अभी अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये हमने एक बेस बनाया, अब इसको सेम चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आओ, ऑडिट की डेफिनेशन। ऑडिट की डेफिनेशन सिंपल बोलते हैं, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओ, एक एक वर्ड समझ लेंगे अपन अभी। ऑफ एनी एंटिटी। एंटिटी से रिलेटेड हम तीन बातें करेंगे। टू गिव एन ओपिनियन। टू गिव एन ओपिनियन। सिंपल, हमारा एज अ ऑडिटर, हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमारा काम क्या है? हमें एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन को मैं सिंपल बोलूं तो डिटेल चेकिंग करनी है। ओ, डिटेल चेकिंग के लिए एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, ऑडिट प्रोसीजर्स। बात करेंगे इसकी। बेसिकली हर जगह हम एक ही एक चीज बोलेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है। बात करेंगे कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एग्जामिनेशन? डिटेल चेकिंग। ठीक है सर, डिटेल चेकिंग किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो इसके लिए थोड़ा सा इधर लिखो, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनते हैं? जनरल लेजर, इन सब की एग्जामिनेशन होती है। अच्छा, इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल सपोज करो सेल की एंट्री अगर मैनेजमेंट ने करी है, सेल की एंट्री करी है, तो भाई वो सेल की एंट्री सपना थोड़ी ना होगा चलो भाई सेल की एंट्री मार देते, नहीं। सेल की एंट्री के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल सेल्स रिकॉर्ड, सबका एग्जामिनेशन करते हैं हम। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें तुम्हारे क्या क्या चीज़ें आ गई? बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, पीएनएल, ट्रेडिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी, सबका एग्जामिनेशन हम करते हैं। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आई। अब मैंने लिखा एनी एंटिटी। एनी एंटिटी के साथ में मैं लिख रहा हूं साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। साइज हो गया, लीगैलिटी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी एक्सेट्रा, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव और नॉट। एज अ ऑडिटर व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर हमें एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन किसका करना है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करना है, ऑफ एनी एंटिटी। अब एंटिटी का मतलब समझो, एंटिटी मतलब सिंपल बिजनेस। चाहे वो बिजनेस स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बिजनेस का लीगल फॉर्म कुछ भी हो, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो या एक्सेट्रा, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फोकस फोकस, एमसीक्यू मिल जाएगा। या वो एंटिटी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो या ना हो। ना हो मतलब वो सेक्शन 8 कंपनी, याद आता है तुम्हें? सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। चाहे वो एंटिटी का प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ ऑडिटर वी विल बी डूइंग एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वाई? वाई? टू गिव एन ओपिनियन। जस्ट एक सिंपल ओपिनियन देने के लिए हम ये सब करते हैं। और उस ओपिनियन की इतनी वैल्यू है कि अगर ओपिनियन कुछ ऊपर नीचे हो जाए ना, तो शेयर मार्केट में उस कंपनी में अगर वो कंपनी लिस्टेड है ना, वो 20-20% के है ना, लोअर सर्किट लग जाते हैं। पेपरों में हल्ला हो जाता है, अरे भाई साहब इसके ऑडिटर के रिमार्क के कारण ऐसी हेडलाइंस आ जाती है, ऑडिटर के रिमार्क के कारण स्टॉक प्राइसेस इतना गिर गए। तो तुम सोचो भाई, ओपिनियन की वैल्यू है, हवा में ओपिनियन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पहले तो इस डेफिनेशन को समराइज करो। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज नथिंग बट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। एंटिटी से रिलेटेड तीन बातें सर, साइज स्मॉल मीडियम लार्ज चलेगा, लीगैलिटी कोई सी भी हो चलेगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ ऑडिटर व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव?
हमें तो बस ओपिनियन देना है, ठीक है, ओपिनियन देना है। अभी मैंने एग्जामिनेशन का मतलब भी तुम्हें क्या बताया, डिटेल चेकिंग, ऑडिट प्रोसीजर लगाना, कौन से लगते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं। सपोज करो, लेट्स से मेरे मेरी वाइफ ने है ना मेरे को बोला कि यू आर अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, ठीक है, मतलब तुम ऑडिटर हो इस कंपनी के, और इस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हुए हो और तुम्हें है ना ऑडिट करनी है, ये कंपनी है फलाना फलाना, इसकी ऑडिट करनी है, ठीक है। अब लेट्स से, चलो छोड़ो, तुम कंपनी वंपनी तो छोड़ो, तुम फिर कंफ्यूज हो गए, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं नहीं, तुम सोचो लेट्स से कि मेरी वाइफ का कोई बिजनेस है, मेरी वाइफ का कोई बिजनेस है और मैं एज अ ऑडिटर अपॉइंट हुआ हूँ। मैंने कमियां निकाल दी, मैं चेकिंग कर रहा था, मैंने कमियां निकाल दी, मैं झुकुआ नहीं भाई, मैंने कमियां निकाली और मैंने बोला कि आपने ना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत कर रखा है, वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत है, उन्होंने हाई कर रखा था। अब मैंने जैसे ही गलती निकाली, मेरे को है ना ऐसी आग दिखाई तो मैं क्या बताऊँ, मैं डर गया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई कर रखा था, मैंने बताया, बोला खाना खाना ही नहीं, खाना नहीं खाना क्या तुम्हें घर पे, मैं और डर गया। तो मुझे बताओ, क्या मैं ओपिनियन सही से दे पाऊंगा, क्या मेरे ओपिनियन की वैल्यू होगी, नहीं होगी। इसलिए एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने छोड़ रखा था, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, मेरी एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, मैं मेरी वाइफ के बिजनेस में मेरा ओपिनियन अगर ऊपर नीचे कर दूं तो भाई साहब मेरा घर पे आना जाना बंद हो जाएगा, ठीक है, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मैं क्या कर पाऊंगा, ऑडिट नहीं ऑडिट कर पाऊंगा। इसलिए ऑडिट की डेफिनेशन में इंडिपेंडेंट वर्ड पे फोकस करा गया है। अब इंडिपेंडेंट से तुम क्या समझते हो, बात करेंगे इसकी, बट एक कॉमन सेंस वाली चीज सोचते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब या इंडिपेंडेंट का मतलब सिंपल है, माय जजमेंट इज माय जजमेंट, नन ऑफ अदर जजमेंट। अरे मेरा जजमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, उसके बारे में बात कर रहे हैं बस। बाकी इसकी डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 11 आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल में बहुत सारी बातें हैं, वो एक अलग पार्ट हो गया। पर एक बेसिक मीनिंग क्या है, माय जजमेंट इज माय जजमेंट, नन ऑफ अदर जजमेंट, मतलब मेरा जजमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। सिंपल, ये बेसिक इंडिपेंडेंस का बेसिक मतलब होता है, ठीक है। ठीक है, सो ऑडिट की डेफिनेशन तो कंप्लीट हुई, ये है आपका बेस बिल्डिंग, ठीक है। अब यहीं से अपन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। ओपिनियन, ओपिनियन, तो ये अपना स्टार हो गया। अब ये अपन को समझ में आ रहा है कि हमें तो अल्टीमेटली ओपिनियन देना है। तो इस ओपिनियन की कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं दिख रही तुम्हें, ये ओपिनियन, तुम सोच रहे हो कि सर बस ओपिनियन देना है और इतनी बातें, इतना सब्जेक्ट बना दिया। तो देखो भाई, ओपिनियन का क्या लॉजिक है कि देखो, एक तो ओपिनियन है ना, किसके बेसिस पे होता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तुम जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यूज होते हैं। एज अ ऑडिटर, ऑडिटर यूज बेस और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एंड ऑडिटर अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स। ओ, ऑडिट प्रोसीजर्स हवा में नहीं काम होता। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो बोलता है उसके बेसिस पे ऑडिट प्रोसीजर्स हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अभी एक और छोटी सी चीज़ समझो ना, ये जो ऑडिटर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचो। ओपिनियन ये दे रहा है तो क्या ये ऐरा गैरा आदमी लग रहा है क्या तुम्हें, नहीं। एक तो भाई ये चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन है यार, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन, और क्या बोल सकता हूँ, कंपिटेंट पर्सन है। और ये जो ऑडिट कर रहा है ना, ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे कर रहा है। अपने ऑडिट प्रोसीजर ऐसा नहीं होता इसको सपना आ रहा है ये ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, नहीं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने जो जो इसको बोल रखा है वैसे वैसे ये काम कर रहा है। तो सोचो ना, ओपिनियन में दम होगा नहीं होगा, बिल्कुल दम होगा। ओपिनियन बहुत बढ़िया दम वाला चीज़ होती है ये, मतलब हवा में ओपिनियन इस ये देता नहीं है, ओपिनियन की वैल्यू है, ठीक है। इस पे अभी और बातें अपन अभी करेंगे, ठीक है।
क्लैरिटी आ रही है? थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है? अब आओ थोड़ी सी बातें करते हैं। ओपिनियन के बारे में हमने ये बातें करी, और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये ओपिनियन कैसा होता है? क्या देता है ऑडिटर ओपिनियन में? दो चीजें बस। अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और दूसरा हैगा, दूसरा है मॉडिफाइड ओपिनियन। और मॉडिफाइड ओपिनियन के भी क्या चीजें हैं? क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। इस पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर का मतलब समझ में आएगा। बट एक बेसिक चीज़ें समझो। ओपिनियन, बस ओपिनियन क्या होता है? अनमॉडिफाइड देते हैं या मॉडिफाइड देते हैं? और मॉडिफाइड की भी कुछ कैटेगराइजेशन है। ठीक है, अनमॉडिफाइड को अगर मैं सिंपल बोलूँ ना, ये बढ़िया है। ओ, मॉडिफाइड मतलब खतरनाक। मॉडिफाइड मतलब खतरनाक ओपिनियन है ये। ठीक है, यही वो ऐसा खतरनाक ओपिनियन है जिसके कारण स्टॉक मार्केट में हलचल हो जाती है। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब तुम ये सोचोगे कि सर ओपिनियन तो देना है, अनमॉडिफाइड देना है या मॉडिफाइड देना है, वी हैव ओनली टू ऑप्शंस। तो कैसे जज करे कि भाई अनमॉडिफाइड है या मॉडिफाइड है? क्वेश्चन तो ये आ गया। दिमाग लगाओ, दिमाग इंटरलिंकिंग करो थॉट्स को। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ओपिनियन देना है, यस। अरे वो ओपिनियन अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड किस बेसिस पे दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। ठीक है, तो यार ये किस बेसिस पे दे रहे हैं, इसके लिए मैं एक चीज लिख रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। ओ, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें लिखी है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, तब जाके हमको क्लैरिटी आएगी कि भाई ओपिनियन मॉडिफाइड देना है, अनमॉडिफाइड देना है। और उसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है मॉडिफाइड में। ठीक है, अभी मुद्दा तो यही आ गया, सर हमें तो मटेरियल नहीं पता, हमें तो मिसस्टेटमेंट नहीं पता, हम कहाँ आगे बातें करें। तो मैंने एक लाइन लिख दी है। हमें लेक्चर कंप्लीट करते समय कंक्लूजन पे आना है कि भाई ये चीजें क्लैरिटी आ गई, मटेरियल में स्टेटमेंट आ गया, ओपिनियन अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड कैसे दिया, हमें उस क्लैरिटी, हमें उस कंक्लूजन पे एंड में आना है। ठीक है, डन। अभी मैंने तुम्हें एक हल्की सी झलक दे दी है, अब आओ एक बार इधर देखो। व्हाट यू कैन डू, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार यहाँ तक नोट्स बना लो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, मैं एक बार पूरा समझा देता हूँ। एज अ ऑडिटर हमें अल्टीमेटली करना क्या है? हमें अल्टीमेटली ओपिनियन देना है। ओपिनियन हमारा अनमॉडिफाइड होगा या मॉडिफाइड होगा, डिपेंडिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। मैंने भारी भारी वर्ड लिखे, मैंने अभी समझाया नहीं वो। ठीक है सर। ऑडिट की डेफिनेशन क्या थी? ऑडिट इज नथिंग बट अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सारी चीज़ें आ जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं, सारी चीज़ आ जाती है। ठीक है सर। ऑफ एनी एंटिटी, एंटिटी से रिलेटेड तीन बातें, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, चाहे उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इट डजेंट मैटर टू यू। अल्टीमेटली व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर हमें तो ओपिनियन देना है। ठीक है, अब ओपिनियन भी तुम हवा में नहीं दे रहे हो। ओपिनियन के लिए तुम क्या फॉलो कर रहे हो? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ऑडिट में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होते हैं। और तुम चार्टेड अकाउंटेंट हो, वेल क्वालिफाइड पर्सन हो, कंपिटेंट पर्सन हो, तुम समझते हो सीए की वैल्यू। ठीक है, तुम समझते हो। और ये लॉजिकली फिर तुम्हें लगने लगेगा कि यार ओपिनियन हवा में तो दे नहीं रहे, तो इस ओपिनियन की वैल्यू है। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातें और करूँगा। ओपिनियन
100% गारंटी। ओपिनियन क्या 100% गारंटी है क्या? तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ऑडिटर गिव्स ओनली रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। देखो भाई, हम 100% गारंटी दे ही नहीं सकते, ठीक है? हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, और रीजनेबल अश्योरेंस को बोला जाता है वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। बट 100% गारंटी तो हमसे उम्मीद मत करना, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट 100% गारंटी नहीं है। तुम बोलोगे सर क्यों 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 सर, चार्टेड अकाउंटेंट है सर, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे ऑडिट हो रही है, और अभी आप बात से मुकर गए कि नहीं 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 100% गारंटी नहीं है। नहीं दे सकते भाई, 100% गारंटी नहीं दे सकते, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है। अच्छा, तुम बोलोगे ऐसा क्यों? 100% गारंटी नॉट पॉसिबल। उसके पीछे रीज़न होता है इनहेरेंट लिमिटेशन। पढ़ा होगा तुमने जब प्रॉपर क्लासेस ली होगी। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, इसकी भी बातें करेंगे आगे जाके, ठीक है? मैं तो एक बेसिक मीनिंग समझाता हूँ इनहेरेंट लिमिटेशन का। देखो क्या होता है भाई, शादी होती है ना, तो शादी होते ही आपको क्या बोला जाता है कि, मतलब आपने सुना होगा, जो शादी का लड्डू खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। खाए वो पछता है कि पहले ही बोल दिया जाता है, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन होती है मैरिज की। अरे तुम कितना ही खुश, कितना ही तुम्हारी लव मैरिज और अरेंज मैरिज हो, लड़ाई तो होगी, वो इनहेरेंट है, ठीक है? ऐसे ही ऑडिट तुम कितनी ही अच्छी कर लो, देर इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट भाई साहब। आप 100% गारंटी दे ही नहीं सकते। देर आर रीजंस, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है? मैं निमोनिक बताता हूँ उसका क्लास में, ना 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 टाइम नहीं है, फ्यूचर बनाना है, वो बात करेंगे इसकी। बट देर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, 100% गारंटी इज नॉट पॉसिबल। यस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस हम बिल्कुल दे रहे हैं, बिकॉज एज अ चार्टेड अकाउंटेंट वी आर कंपिटेंट पर्सन, एंड वी आर फॉलोइंग what standard on auditing expect us from, ठीक है? what standard on auditing expect us to do, ठीक है? बात समझ में आती है क्या? ये तुम्हारा ऑडिट का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है? अभी बस हमें एक चीज समझ में नहीं आई है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, इसके बेसिस पे हम अनमॉडिफाइड देंगे या मॉडिफाइड देंगे? ठीक है सर, इसके बेसिस पर अनमॉडिफाइड देंगे, मॉडिफाइड देंगे, तो पहले तो हमको थोड़ा सा ये मटेरियल वर्ड समझना जरूरी है, हमें मिसस्टेटमेंट वर्ड समझना जरूरी है, इनके बारे में थोड़ी सी बातें करनी जरूरी है, तब जाके हम पूरा स्टेटमेंट समझ पाएंगे। तो आ जाओ, अब आ जाओ, थोड़े से समझते हैं। सो टर्म यूज इज मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट, अच्छा। चैप्टर नंबर 3 जब हम ऑडिट रिस्क का डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी नोट्स में, ठीक है? बट ये डेफिनेशन मैं आपको बेस बिल्डिंग के साथ में ही एक बेस करवा, एक बिल्कुल बहुत बेसिक फॉर्म में करवा रहा हूँ। मिसस्टेटमेंट होता क्या है, अपन एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल्स, हमने क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। लेट्स से एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दिया हायर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। दिस वॉज एक्चुअल रिपोर्टिंग, ओ के, एक्चुअल रिपोर्टिंग, ठीक है? बट बट AS2 क्या एक्सपेक्ट करता है? लोअर ऑफ, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि AS2 आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? लोअर ऑफ, तो इसको मैं बोल दूं रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड।
ठीक है सर। अच्छा, और एग्जांपल देते हैं। एक्स लिमिटेड, क्लासिफाइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या हुआ है? दोनों एग्जाम्पल में जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा, एप्लीकेबल एफआरएफ बात करूंगा उसकी, है ना। जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने वो नहीं करा, आपने उसकी जगह कुछ और कर दिया। सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होना चाहिए था लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी AS2, ठीक है। एनटीटी ने कर दिया हायर, तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। एंटिटी ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफाई कर दिया। सर ये क्या है? इसी को बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। गलती है ना, गलती है। इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो एक्चुअल में रिपोर्ट करना था, ओहो हो, एक्चुअल में रिपोर्ट करना था लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, ठीक है। और मतलब इसको ऐसा समझो, जो रिक्वायर्ड, जो एप्लीकेबल एफआरएफ आपसे रिक्वायर कर रहा था रिपोर्ट करने को, और जो आपने कर दिया, उसमें डिफरेंस, दैट इज योर मिसस्टेटमेंट। ठीक है। देखो 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 देखो, इधर देखो। 2 + 2 कितना होता है? 4। आप उसको बोल रहे हो 5। ये जो डिफरेंस है ना, सॉरी, एक्सक्यूज मी, डिफरेंस क्या है ये? मिसस्टेटमेंट। बस सिंपल। ठीक है। अभी जो आपसे एएस रिक्वायर्ड कर रहा था, और आपने उसकी जगह कुछ और कर दिया, दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस इज व्हाट? मिसस्टेटमेंट। ठीक है। ठीक है। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, एसीपी दया। एसीपी दया को याद करो। सर एसीपी तो प्रद्युमन था, अरे अपने दया ही है। ठीक है। एसीपी दया है अपने। व्हाट इज ए? अमाउंट। व्हाट इज सी? क्लासिफिकेशन। व्हाट इज पी? प्रेजेंटेशन। व्हाट इज डी? डिस्क्लोजर। ठीक है। अभी इनको अपन ऐसा बोलते हैं, डिफरेंस इन एसीपी दया, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, किसके बीच में? रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ, एक्चुअल रिपोर्टिंग बाय लेट्स से एक्स लिमिटेड। ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को ही मैं क्या बोलता हूँ? मिसस्टेटमेंट बोलता हूँ। ठीक है। एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? बेसिक, इंडियस, एएस, स्केड्यूल 3। ठीक है। इसकी डेफिनेशन को मैंने सिंपल वे में तुम्हें एग्जांपल्स के साथ में कोट कर दिया। ठीक है। एप्लीकेबल एफआरएफ, बात समझ में आती है क्या? इतनी क्लैरिटी है। दिस इज़ योर मिसस्टेटमेंट मीनिंग। ये वर्ड समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑडिट की जान है। ठीक है। ये समझ में नहीं आया तो आगे का क्या, तुम पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, पर तुम कॉन्सेप्शुअली समझ नहीं रहे हो, बस तुम रट्टाफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आपने एग्ज़ाम देखा है, जनवरी 2025 का जो पेपर का लेवल आया है, अमेजिंग लेवल। कॉन्सेप्ट जज करे है तो सीधा तुम रट्टाफिकेशन मारोगे ना, इट विल नॉट हेल्प यू। ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। सो ये तुम्हारे मिसस्टेटमेंट का बेसिक मतलब था। क्लैरिटी है सर। मिसस्टेटमेंट क्या है? जो भी रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ था, डेट इज एएस इंटू एस, और जो एंटिटी ने रिपोर्ट करा उसके बीच में डिफरेंस को हम बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। डन सर। ठीक है। अभी
ये मिसस्टेटमेंट वर्ड तुम्हारा हो गया। अभी आओ मटेरियल। व्हाट इज मटेरियल? विच कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ यूजर्स। विच कैन इन्फ्लुएंस डिसीजंस ऑफ यूजर्स। मैं एक बेसिक बात करता हूँ। लेट्स से रिलायंस की ऑडिट कर रहे हैं। रिलायंस की ऑडिट में सपोज करो तुम्हें ₹1,00,000 की गलती मिल भी गई, तो क्या तुम्हें ऐसा फील होता है कि यूजर्स के डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है? है यूजर बोलेगा अरे क्या, अरे ₹1,00,000 की गलती लेके आ रहे ऑडिटर, तो इसके बेसिस पे ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा क्या? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जब देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है क्या, ठीक है, हम मिसस्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं कि भाई मिसस्टेटमेंट, हम एक कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। मटेरियल है क्या? क्या ये यूज़र के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? ठीक है, वो हमारे लिए मिसस्टेटमेंट मटेरियल होगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यार ये मिसस्टेटमेंट जो हुआ है, क्या ये मटेरियल है, यूज़र के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? ठीक है, अभी 1,00,000 की गलती तो तुम्हें एवं ही लग रही है, ठीक है, बट यही अगर कोई मिसस्टेटमेंट 1 करोड़ का हुआ, मे बी मटेरियल। ठीक है, तो यार ये भी कैसे 1 करोड़ को मटेरियल बोला, इसके लिए भाई चीज़ें दे रखी है, ऐसे 320 ने कुछ बातें कर रखी है, ऐसे 320 मटेरियलिटी हम डिस्कस करेंगे। बट मटेरियल का बेसिक मतलब क्या है? जो यूज़र के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है क्या? ठीक है सर, इसके बारे में हमारा डिटेल डिस्कशन ऐसे 320 पे जाएगा। ऐसे 320। ठीक है, क्लैरिटी है? अच्छा, अभी एक और छोटी सी चीज़ नोट करना। ये मिसस्टेटमेंट है ना, जो हमने मिसस्टेटमेंट पढ़ा था ना, ये एरर के कारण भी हो सकता है और फ्रॉड के कारण भी हो सकता है। एरर इज बेसिकली अनइंटेंशनल और फ्रॉड इज बेसिकली इंटेंशनल। ठीक है, तो जब भी मैं मिसस्टेटमेंट बोलूँ तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई मिसस्टेटमेंट एरर के कारण भी हो सकता है, फ्रॉड के कारण भी हो सकता है। और मिसस्टेटमेंट के साथ में एक और वर्ड सबसे फेमस रहता है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसा मिसस्टेटमेंट जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। क्लैरिटी है? थॉट्स दिमाग में घुस रहे हैं? ठीक है सर, अभी एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो। अभी मैंने लिखा, ऊपर लिखा था, इधर थोड़ा सा अपन इधर जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। अभी तुम फोकस कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, व्हाई आई हैव यूज द वर्ड मटेरियल, जो मिसस्टेटमेंट यूजर को इन्फ्लुएंस, यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है सर, ऐसे 320 में मटेरियलिटी में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगा, अभी उस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं जाऊँगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो तुम बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? ओपिनियन क्या दोगे? ओपिनियन क्या दोगे? मॉडिफाई। बट अगर सब कुछ ठीक है, तो तुम भी ठीक हो भाई, अनमॉडिफाइड दे देना। लॉजिकली सोच पा रहे हो? अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो तुम क्या दोगे भाई? मॉडिफाई दोगे। ठीक है, सिंपल। इसको इधर देखो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यस, तो हमारा ओपिनियन किसकी तरफ जाएगा? मॉडिफाई ओपिनियन की तरफ जाएगा। पर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो ठीक है ना भाई, क्या लोड है, फिर तो अनमॉडिफाई दो। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, दिमाग में चीज़ें सेटल्ड हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कतें हैं, मटेरियल दिक्कतें हैं, तो ही तो मेरा ओपिनियन नेगेटिव साइड की तरफ इशारा करेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ इशारा करेगा। सब कुछ ठीक है तो भाई मेरा भी ओपिनियन ठीक है। और यही अल्टीमेटली एज अ ऑडिटर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे ढूंढो रे साजना ढूंढो, उसी के बेसिस पे तुम्हारा ओपिनियन मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड की तरफ जाएगा।
क्या ये बात आपको समझ में आती है? इतनी बेसिक क्लैरिटी है थॉट्स में, ठीक है? अभी एक चीज़ समझो, यहाँ पे ना ये भी एक प्रोसेस चलता है। मैंने तुम्हें एक बता दिया, भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मॉडिफाई करेंगे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो अनमॉडिफाई करेंगे, ठीक है? ये तुम्हें एक थॉट प्रोसेस बताया है। बट इसमें भी मैं और बातें करूँगा व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग ऐसे 315, ऐसे 330, ऐसे 450 इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड देन ऐसे 700 एंड 705 मॉडिफिकेशन, 705 मॉडिफिकेशन की तरफ इशारा करता है। ये सब अपन स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे ना, तो यहाँ पे हम डिटेल में जाएंगे। क्लैरिटी है? थॉट्स की क्लैरिटी है? भाई ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है जो ऑडिट का तुम्हें पता होना चाहिए। इतना ऑडिट का बेस अगर क्लियर है ना, तो आगे की बातें बड़ी आसान तरीके से होगी, ठीक है? अभी एक चीज़ समझो, अब हमारा फास्ट ट्रैक बैच कैसे चलेगा। मैंने अभी तो तुम्हें बहुत बेस करवाया है। सो अपन पहले एक बार आईसीएस स्टडी मटेरियल की वेटेज समझे। तो आईसीएस स्टडी मटेरियल में क्या हो रखा है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11, 2 6, इसकी वेटेज अच्छी है, 25 नंबर। चैप्टर नंबर 7 8, अराउंड अराउंड 25 नंबर। चैप्टर नंबर 3 4, अराउंड अराउंड 28 मार्क्स, जिसको तुम इग्नोर करके जाते हो। देन 5 9 10 एक अलग कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है? अभी एक बेस समझो, एक बेसिक बात करते हैं। अभी अगर तुमने क्लासेस ले रखी है, तो कोई कोई तो क्या होता है भाई, सीक्वेंस वाइज चलते हैं कि चैप्टर्स जो स्टडी मटेरियल में है, वरना बहुत सारे बच्चे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे अपना पूरा कोर्स कवर करते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है, इसमें 80% कंटेंट इज ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ओनली, ठीक है? 20% कंटेंट बाकी अदर टॉपिक्स का है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस, एथिक्स, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो गया, चैप्टर नंबर 11 के टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 1 में और बातें होती है, तो वो 80% कंटेंट इज ऑफ स्टैंडर्ड ओनली, 20% कंटेंट इधर उधर की बातें और भी है, ठीक है? हमारा फोकस क्या रहेगा, व्हाट आई विल बी ट्राइंग, मैं आपको एक बेस अभी बनाया है, थोड़ा सा आगे भी थोड़ी सी और बेस की बातें करेंगे कि थोड़ा सा बेस और बिल्ड हो जाए। देन वी विल बी कवरिंग इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स। हमारा फोकस ही ये क्या रहेगा, हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स को कवर करते हुए चले। हाँ, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड से पहले कुछ थोड़ी बहुत बातें और करनी होगी, वो अपन ऊपर ऊपर से करेंगे। बट हमारा फोकस ये रहेगा कि भाई लेट से 210 कर रहे हैं तो 210 का पूरा डिटेल घुस जाए, 200 कर रहे हैं डिटेल घुस जाए। ऐसे 230 चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आईसीएस स्टडी मटेरियल के हिसाब से वो डिटेल कवर हो जाए, ठीक है? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार आपने क्लासेस ले रखी होगी, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल बी गोइंग इन डिटेल। जितना रेगुलर बैच की डिटेलिंग होती है उतनी नहीं होगी, एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली कम हो गए, ठीक है? एग्जाम्पल्स लिमिट में हो गए, ताकि आपका एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहे। अच्छा, आईसीएस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हमारा फोकस रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या, हर इंडिविजुअल टॉपिक्स या चैप्टर चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, आपको वहां से हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक है? तो ये फास्ट ट्रैक बैच आपका पूरी जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन है। हम चीज़ों को लिखना भी सीखेंगे, जैसे अभी हमने सीखा, चीज़ों को हम लिखेंगे भी, है ना? बट हर चीज़ के हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन, फास्ट ट्रैक बैच है, ठीक है? पॉइंट इज क्लियर? ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी टू कवर कॉन्सेप्ट इन फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है? क्लैरिटी है? अभी प्रॉब्लम, एक और छोटी सी चीज़ समझो, तुम्हें दिक्कत किस में आती होगी? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है? इन सब में दिक्कत आती होगी, समझ ही नहीं आता होगा भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सबकी बातें अपन करेंगे, है ना? बहुत क्लैरिटी से करेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ मेरे को और बतानी है तुम्हें। मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखवाया था ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में। सो यहाँ पे मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ, ऑडिटर
कैरी या ऑडिटर अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स टुगेदर ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म कंक्लूजन्स। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर के एग्जांपल्स अपन लिखते हैं यहाँ। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, recalculation, re-performance. These are standards. These are audit procedures. ये ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर अप्लाई करेगा। ठीक है, टुगेदर ऑडिट एविडेंस, टुगेदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, फाइनली अल्टीमेट गोल इज कंक्लूजन फॉर्म करना। अब ये कंक्लूजन क्या फॉर्म करना? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, यही तो कंक्लूजन पे आना है। और फाइनली अल्टीमेट गोल इज क्या? फिर हम एक सिंगल ओपिनियन देंगे, अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड। ठीक है, दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें घुसी, दिमाग में घुसी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से आपकी ऑडिट चलती है। हम ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं टू गैदर ऑडिट एविडेंस, टू फॉर्म कंक्लूजन्स। कंक्लूजन क्या है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही बात है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। ठीक है, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने डेटर चेक करे, डेटर में देखा वही मटेरियल में स्टेटमेंट मिलेगा। स्टॉक चेक करे, स्टॉक में देखा कि मटेरियल में स्टेटमेंट मिलेगा। अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करे, ऑडिट एविडेंस गैदर करे, कंक्लूजन्स फॉर्म करा, एंड फाइनली अल्टीमेटली एज अ ऑडिटर तुम एक सिंगल ओपिनियन दोगे, अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड। वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है। ठीक है, तुम ऐसे अलग से नहीं होता कि भाई इस पे अलग ओपिनियन दो, इस पे अलग ओपिनियन दो। पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक ही ओपिनियन जाता है, अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड में भी अलग अलग कैटेगरी है, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर। क्लैरिटी आ रही है? ठीक है, थॉट्स की क्लैरिटी आ रही है। अच्छा, एक तो ये बात करी। अभी इधर देखो, सॉरी, एक है ना ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस ये हमारा ऐसे 500 का टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में। इसके साथ में ना दो वर्ड यूज़ होते हैं, सफिशेंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। व्हाट डू यू मीन बाय सफिशेंसी? क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएटनेस? क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। मैंने ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन तुम में नहीं बताई है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है कंटेन्ड इन अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है, इन सब की बातें थोड़ी सी अपन अलग अलग स्टैंडर्ड्स में डिटेल में करेंगे। ये क्वांटिटी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होती है, बस एक, हाँ, एक बेस तुम्हें आइडिया लग गया है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट बेस बिल्डिंग क्लास। ये हमारा एक अच्छा बेस रेडी हुआ है। अब हम लेक्चर में अलग अलग स्टैंडर्ड्स कवर करेंगे, और सो डैट अल्टीमेटली वी कवर मैक्सिमम पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस। उसमें भी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 जो अलग से है, जो थोड़े अलग हट के टॉपिक है, उनका भी अपन बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो, वीडियो पसंद आया
तो वही लाइक करने में शर्माना मत। लाइक तुम करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचेगा, ज़्यादा बच्चों की हेल्प करेगी। कर भला हो भला। अच्छा, कमेंट्स करके मेरे को बिल्कुल बताना कौन कौन से स्टैंडर्ड में बड़ा तकलीफ होती है तुम्हें, वो बिल्कुल बताना। ठीक है, चलो, थैंक यू।